तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं की, केमिस्ट्री सेकंड। तो रसायन विज्ञान द्वितीय, रसायन विज्ञान पार्ट सेकंड। आज हम कॉमन रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो लगभग हर चैप्टर के अंदर आती है। कुछ कॉमन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे PCl5 की अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया, ये लगभग हर चैप्टर में मिलने वाली है आपको। PCl3 से अभिक्रिया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, लाल P प्लस HI, लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन, और एक आता है डायरेक्ट अपचयन। जब सीधा अपचयन किया जाता है तो इसके लिए तीन तरह के उत्प्रेरक हम लोग काम में ले सकते हैं। एक तो Ni PD PT, दूसरा Na प्लस C2H5OH, और तीसरा LiAlH4 या NaBH4, LiAlH4 या NaBH4। तो ये तीन प्रकार के उत्प्रेरक, जैसे मान लो मेरे को दे दिया जाए CH3CH2Cl, नाम देगा इसका, अभी हमने नामकरण नहीं डिस्कस किया है तो मैं सूत्र दे रहा हूँ डायरेक्ट। CH3CH2Cl, एरो के निशान पर दे दे LiAlH4। तो LiAlH4 देख के मेरे को पता लग जाना चाहिए कि LiAlH4 मेरे को दे दिया गया है, तो इसका मतलब मेरे को अपचयन करना है। ये इसको LiAlH4 को पहचान के पता लग जाना चाहिए कि अपचयन करना है। वो ऐसे नहीं कहेगा इसका अपचयन करो, वो एरो के निशान पर आपको दे देगा कुछ ना कुछ। जैसे और देखें, ये दे दिया CH3CHO, एरो के निशान पे दे दिया Na प्लस C2H5OH। अब आपको ये दे दिया Na प्लस C2H5OH, तो ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि आपको अपचयन करना है। Na प्लस C2H5OH दे दिया गया। ऐसे ही सपोज आपको दे दिया गया CH3COCH3 और एरो के निशान पे लिख दिया उसने Ni, या लिख दिया PD, या लिख दिया PT, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब वो एरो के निशान पर Ni PD PT लिख देता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन अपचयन करवाना चाहता है आपसे, तो फिर वो अंडरस्टूड है कि अपचयन रिएक्शन आएगी। तो उसमें वो लिखेगा नहीं कि अपचयन करो, ठीक है, वो डायरेक्ट भी दे सकता है आपको ऐसे एरो के निशान पर लिख के, तो वो आपको अंडरस्टूड है कि अपचयन आएगी। अब देखो, सबसे पहले हम पहली रिएक्शन से चलते हैं। आज हम इन 5 रिएक्शन को लेकर चलेंगे। मैक्सिमम मेरा प्रयास रहेगा कि पांचों क्लियर हो जाए आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखना, चलो वो आगे बताऊंगा जब आएगी, या नोट कर ही लो। यदि एक कार्बन से एकल बंध द्वारा 2 ऋणात्मक समूह जुड़े हों, नोट कर लेना, ये लाइन बुक्स में नहीं मिलने वाली आपको। एक कार्बन से एकल बंध द्वारा 2 ऋणात्मक समूह जुड़े हों तो ये समूह इस कार्बन को अस्थायी करते हैं।
इसको अस्थाई कर देते हैं, अस्थाई करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन समूहों से कोई अणु निकल सकता हो तो उसे निकालकर कार्बन को स्थायी करना होता है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ये रिएक्शन का एक भाग है। यदि एक कार्बन से एकल बंध द्वारा दो ऋणात्मक समूह जुड़ गए तो वो उस कार्बन को अस्थायी कर देंगे। ऐसी स्थिति में यदि जो अस्थायी कर रहे हैं उसको समूह, जो ऋणात्मक समूह है, उनमें से अगर कोई अणु निकल सकता हो तो उसे निकाल कर उस कार्बन को हमें स्थायी करना होता है। जैसे उदाहरण देखो, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ Cl ऋणात्मक, Cl ऋणात्मक, Cl ऋणात्मक, Cl ऋणात्मक, ये चार ऋणात्मक समूह जुड़ गए एकल बंध द्वारा। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब इन ऋणात्मक समूहों में से आपने ये देखना है कि क्या कोई अणु निकल सकता है क्या। इन ऋणात्मक समूहों में से कोई अणु निकल सकता है क्या, इनमें से देखें तो यहाँ कोई अणु नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यही चार ऋणात्मक समूह ये जुड़े होते, देखो OH, 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 अब है तो ये भी ऋणात्मक क्योंकि OH पे माइनस आवेश होता है, और चारों के चारों एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो एक कार्बन से एकल बंध द्वारा दो ऋणात्मक समूह जुड़े हों तो यहाँ तो चार ऋणात्मक समूह जुड़ गए, तो ये इस कार्बन को अस्थायी करते हैं। अब अस्थायी तो ये भी हुआ, पर इनमें से कोई अणु निकल नहीं सकता, इसलिए इसकी तो मजबूरी है, CCl4 तो रहेगा। लेकिन इसमें से देखें, ये कार्बन भी अस्थायी हो गया। अब आप इस पर गौर करें, अस्थायी करने वाला ये OH, ये OH, ये OH और ये OH है। क्या इनमें से कोई समूह, कोई अणु निकल सकता है क्या, बताओ। दो OH में से आप कोई अणु निकाल सकते हो क्या, सोच के देखो। हाँ जी सर। यस सर। क्या निकलेगा? यस सर। क्या H2O। H2O, बिल्कुल HOH, HOH। एक तो H2O बोलने की आदत छोड़ दो, HOH ही बोलना है भविष्य में। केमिस्ट्री सेकंड अगर आप करना चाहते हैं तो आप HOH बोल लें, तो यहाँ से HOH निकल गया। क्लियर। अब आप देखो, ये भी इसको अस्थायी कर रहे हैं, ये वाला OH और ये वाला OH भी। तो अब इनमें से देखो, क्या इनमें से कोई अणु निकल सकता है? निकल सकता है क्या इनमें से कोई अणु? यस सर। इसमें से भी क्या निकलेगा? HOH। तो यहाँ से भी HOH निकल गया और यहाँ से भी HOH निकल गया, यानी दो HOH निकल गए, दो HOH निकल गए। अब देखो होगा क्या। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा O जुड़ा है, ये वाला O जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और O के साथ जो H जुड़ा हुआ था वो हमने जल में बाहर निकाल दिया, इस H को जल में बाहर निकाल दिया, तो O का बंध खाली हो गया। क्लियर। कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन कर लेना तुरंत। तो मैंने जब ये H निकाला तो इस O का बंध खाली हो गया, और इधर से मैंने OH निकाला, तो जब OH निकाला तो C का बंध खाली हो गया, OH निकाला तो C का बंध खाली हो गया। अब एक बंध O का खाली हो गया, एक बंध C का खाली हो गया, तो यानी अब होगा क्या, देखो, जब एक बंध इसका खाली है, एक बंध इसका खाली है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये बंध इस बंध से, ये दोनों बंध जो हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। क्योंकि O का बंध खाली था, C का बंध खाली था, तो खाली तो रहेंगे नहीं, तो आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखें, इसमें से H निकला,
तो ओ का बॉन्ड खाली हो गया। माइक ऑफ कर दे प्लीज। ओ का बॉन्ड खाली हो गया। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो यहां से एच निकला तो ओ का बंद खाली हो गया, और इधर से ओ एच निकला तो सी का बंद खाली हो गया। तो यहाँ ओ का बंद खाली है, यहाँ सी का बंद खाली है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि अणु जब बनेगा तो बॉन्ड फ्री नहीं रहेंगे। तो हमने इन दोनों को भी आपस में जोड़ दिया, तो ये भी डबल बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार ये बन गया CO2। CO2 बन गई है, देखो CO2। तो वो अणु जो था सी के साथ जिसमें 4 OH लगे हुए थे, वो 4 OH वैसे नहीं रहेंगे, वो टूट जाएगा CO2 + 2HOH में, CO2 + 2HOH में। तो इस प्रकार से एक कार्बन से यदि एकल बंध के द्वारा 2 ऋणात्मक समूह जुड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस कार्बन को स्थायी करने के लिए यदि उसमें से कोई अणु निकल सकता हो तो उस अणु को निकाल देते हैं, जिससे वो कार्बन जो है वो स्थायी हो जाता है। अब रिएक्शंस की ओर मूव कर रहे हैं। अब आपको कोई डाउट रहे तो आप अपने आप माइक ऑन कर लेना, क्योंकि मैं रिएक्शन की ओर मूव कर रहा हूं। अब पहली रिएक्शन आती है PCl5 से अभिक्रिया। लगभग हर चैप्टर में मिलने वाली है आपको। इसमें जो बेसिक बात है आपने ये ध्यान रखना है कि PCl5 की रिएक्शन कभी भी किसी से भी करवाई जाए तो PCl5 जो होता है वो POCl3 में बदलता है। PCl5 किस में बदलेगा, POCl3 में। बाकी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, ये फिक्स है, ये होगा ही होगा। PCl5 आप कभी भी लेंगे किसी भी रिएक्शन में तो वो POCl3 में बदलेगा ही बदलेगा, बाकी रिएक्शन अपने आप चलेगी। अब देखो, जैसे अल्कोहल ले ली मैंने, CH3CH2OH, ये फार्मूले भी बनाने सिखा दूंगा मैं आपको। एक चीज़ आप ध्यान रखना, बॉन्ड पूरे आपको दिखने चाहिए। केमिस्ट्री सेकंड की अभिक्रियाएं अगर आप करना चाहते हैं ना, आपको एक एक बॉन्ड क्लियर दिखना चाहिए। यूं नहीं हो कि आप ऐसे लिख लें C2H5OH, फिर आपकी रिएक्शन जो है वो रेक्टिफिकेशन पे हो जाएगी। आपको बॉन्ड एक एक बॉन्ड पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए। CH3CH2OH प्लस PCl5। तो PCl5 के भी जहाँ तक पॉसिबल हो उसके आप लोग पांचों बॉन्ड क्लियर कर लें अपने सामने। PCl5 अब ये फिक्स है कि POCl3 बनना ही बनना है। PCl5 देखते ही आप आगे POCl3 लिख दें, तो जो बाहर निकल गया उसको बाहर निकाल के देखें। P गया, O गया और 3 Cl गए, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। अब आप देखें कुछ और भी निकल सकता है क्या यहाँ से? अब आप नहीं तो सोचे, आप निकल गया जो निकल गया POCl3। अब हुआ क्या देखो, CH3CH2 इसका बंद खाली हो गया, ये बंद खाली हो गया, प्लस H का बंद भी खाली हो गया, इधर से H का बंद भी खाली हो गया। अब 1 Cl ये बचा हुआ है, तो 1 Cl इसके साथ जुड़ गया, और 1 Cl ये बचा हुआ है तो 1 Cl इसके साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड बन गया एथिल क्लोराइड। तो ये बन गया एथिल क्लोराइड। एथिल अल्कोहल हमने लिया था। नाम अगर अभी आपको नहीं आते, वैसे तो आपको आने चाहिए क्योंकि आप ऑलमोस्ट जो है वो 12th स्कूल में कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, पर फिर भी अगर नहीं आते तो मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं। एथिल अल्कोहल बदल गया एथिल क्लोराइड में जब PCl5 से अभिक्रिया करवाई। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई डाउट हो तो आप अपने आप माइक ऑन कर लेना, मैं कंटिन्यू फ्लो में चलता जाऊंगा आगे। तो फिर देख लें एक बार हुआ क्या, POCl3 चला गया, POCl3 चला गया, इधर से इसका बॉन्ड खाली हो गया तो ये वाला Cl इसके साथ जुड़ गया, इधर से इस H का बॉन्ड खाली हो गया तो ये वाला Cl इस H के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार बन गया CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेकेंड रिएक्शन देखें, जैसे ये दे दिया गया CH3CHO प्लस
PCl5 प्लस PCl5। अब होगा क्या, PCl5 लेते ही देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि POCl3 तो बनाना ही बनाना है, POCl3 तो बनाना ही बनाना है, फिक्स है ये। तो POCl3 बाहर करें, POCl3, POCl3 बाहर हो गया, POCl3। अब आप देखें किसके बॉन्ड खाली हुए, माइक ऑन करके बताएं, POCl3 निकलते ही किसके बंद खाली हो गए यहाँ, सी के, कार्बन के कितने, 2। दो। कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बॉन्ड आपको स्पष्ट दिखने चाहिए, केमिस्ट्री सेकंड की रिएक्शन करनी है आपने। तो यहाँ से कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो 2 बॉन्ड आप खाली कर लें, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब होगा क्या, क्या बच गया आपके पास, इसमें से क्या बच गया बताओ, Cl, कितने, 2 Cl, 2 Cl बच गए, 2। 2 Cl बच गए। तो 1 Cl यहाँ जुड़ जाएगा, 1 Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया 1,1 डाइक्लोरोएथेन, या जिसको हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं, जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हों। तो ये आप देखिए, ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस प्रकार यहाँ जैम डाई हैलाइड बनता है, जैम डाई हैलाइड। अब अगली रिएक्शन देखें, CH3COCH3 प्लस PCl5। ओपन करके लिखना है बस आपने, और कुछ भी नहीं है। ये बॉन्ड ओपन करके लिखते जाएंगे ना, समीकरण अपने आप हो जाएगी। क्या बनेगा बताओ, यहाँ बताओ मेरे को, आइडिया दो, मैं वैसे के वैसे लिखता जाऊंगा। POCl3, POCl3 तो पहले निकाल दे, POCl3 1 2 3, तो POCl3 तो बाहर गया पहले, सबसे पहला काम आपका यही है। अब जो बचा वो लिखो, बोलो आप, मैं आपको ऐसे लिखता जाऊंगा, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड, C, सिंगल बॉन्ड C, और Cl दो जोड़ दो, 2 Cl जोड़ देंगे, क्योंकि C के 2 बॉन्ड खाली हो गए यहाँ, तो दोनों बॉन्डों के साथ एक एक Cl जुड़ जाएगा। और आगे क्या पड़ा है, CH3, तो ये एज इट इज आ जाएगा, यानी ये बन गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये भी जैम डाई हैलाइड है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन हो गया, 2 नंबर पे क्लोरो लगे हैं, एक ये लगा है एक ये लगा है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया। काम अपने आप चलेगा, आपको यही कह रहा हूँ मैं, आपका हाथ नहीं रुकेगा कहीं भी, बस आप बॉन्ड ओपन करें और कुछ भी नहीं है। अब जैसे मेरे को दे दिया एसिटिक अम्ल, ये देखो हर चैप्टर की समीकरण लिख दी मैंने, ये कीटोन की समीकरण लिख दी है, ऊपर मैंने एल्डिहाइड की समीकरण लिख दी, उससे ऊपर अल्कोहल की समीकरण लिख दी। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की समीकरण लिख रहा हूँ, देखो CH3COOH प्लस PCl5। यहां मैं आपको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। अब देखो, 2 स्टूडेंट मान लो पेपर देने बैठे हैं, प्रोडक्ट सेम बनेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उत्तर सेम आएगा आपका, उत्तर में फर्क नहीं आएगा। अब पहले तो POCl3 बनाना ही बनाना है। अब मान लो 2 स्टूडेंट कैसे सोचते देखें इस समीकरण को, अपने दोनों को लेके चलते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में भी ये बात आएगी, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ 2 स्टूडेंट इस रिएक्शन को कैसे सोच रहे हैं। क्योंकि POCl3 तो क्या हमने बनाना ही बनाना है, तो हमने बना दिया। अब एक जने ने तो P ये वाला O निकाल दिया, POCl3। अब हुआ क्या, CH3CO ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, प्लस दूसरे जने के उसके पास एक H बच गया, H का बॉन्ड भी खाली हो गया। अब Cl भी 2 पड़े थे, एक ये, तो एक Cl यहाँ जोड़ दिया,
एक Cl यहाँ जोड़ दिया, ये रिएक्शन पूरी कर दी उसने। जब एक ने ये वाला O निकाला तो POCl3 बाहर गया, तो यहाँ बॉन्ड खाली हुआ ये वाला, तो एक Cl इसके साथ, ये बॉन्ड खाली हुआ तो एक Cl इसके साथ। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने सपोज कि ये वाला O निकाल दिया, ये भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि उसके दिमाग में तो POCl3 चल रहा है, तो ये थोड़ी देखेगा कि ये O निकाल लूँ या ये O निकाल लूँ। तो उसने तो O निकाल दिया, POCl3 ये बाहर हो गया। अब यहाँ देखें तो C के 2 बॉन्ड खाली हो गए। जब C के 2 बॉन्ड खाली हुए, अब 2 Cl बचे हुए, एक ये, तो एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया। तो ये बताओ ये जो बना है ये स्थायी है या अस्थायी है, ये बताओ पहले तो। सर अस्थायी है। अस्थायी है क्योंकि एक ही कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा 3 ऋणात्मक समूह जुड़ गए, एक ये, तो ये अस्थायी है। अब इसको स्थायी करना है आपने, तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें से, और सर HCl बहुत बढ़िया, HCl निकलेगा बिल्कुल। चाहे आप इसमें से HCl निकाल दें, चाहे आप इसमें से HCl निकाल दें, HCl निकल जाएगा। तो आप HCl बाहर करें, कहीं से मर्जी करें, HCl, ये HCl बाहर चला गया तो प्लस में आ गया हमारे पास HCl बाहर कर लिया हमने, तो प्लस में HCl आ गया। अब क्या बचा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड खाली, सिंगल बॉन्ड खाली, क्योंकि यहां से Cl चला गया। अब क्या होगा बताओ, ये खाली रहेंगे क्या बॉन्ड? सर डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब आप चेक करें इसको और इसको, देखें सेम है, CH3 COCl, CH3COCl, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ये वाला O निकालो और चाहे ये वाला O निकालो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बना था बीच में ये अस्थायी था, तो उसके बाद आपकी रिएक्शन अपने आप फ्लो में चलेगी। क्लियर? चले आगे। अब कहता है PCl SOCl2 वाली देख लेते हैं पहले, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, SOCl2 से अभिक्रिया। तो ये कुछ बेसिक बातें ये आप याद रखेंगे, 5 समीकरण ये आपको हर चैप्टर में मिलने वाली है लगभग। कोई चैप्टर आपकी बुक का ऐसा नहीं है जिसमें ये रिएक्शन ना हो। तो आपके जो शुरू वाले 3-4 चैप्टर हैं उनमें लगभग हर चैप्टर में ऐसी समीकरणें आने वाली हैं। तो आप बड़े आराम से ये समीकरणें कर सकते हैं, बेस तैयार करना है आपने। अब ये ध्यान रखना है कि SOCl2 कभी भी आ जाए तो आगे SO2 बनेगा। SOCl2 किस में बदलेगा? SO2 में बदलेगा हमेशा, ये फिक्स है। जैसे PCl5 POCl3 में बदलता है, ये फिक्स है, वैसे ही SOCl2 हमेशा ही SO2 में बदलेगा ही बदलेगा। अब आपको कोई रिएक्शन देगा, जैसे मान लो दे दी CH3 CH2OH प्लस SOCl2। अगर ओपन करके लिखना आता है तो ओपन करके लिखें, नहीं तो अगर क्लोज करके भी लिख देंगे ना तो भी रिएक्शन तो हो ही जानी है। SOCl2, मान लो SOCl2 ओपन करके नहीं लिखना आता तो इसको क्लोज रहने दें, सीधा लिख दें SOCl2। अब चलें आगे। अब बताओ क्या बनाएंगे सबसे पहले तो SO2। SOCl2 देखते ही अपने को पता लग जाना चाहिए कि SO2 बनाना ही बनाना है। तो पहले तो SO2 बाहर करें, SO2, ये SO2 बाहर कर दिया। अब एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, तो CH3 CH2 का एक बंद खाली प्लस H का एक बंद खाली। अब बताओ क्या करेंगे? सर Cl जोड़ देंगे, HCl बनाएंगे। दोनों तरफ Cl जुड़ जाएगा क्योंकि 2 Cl बचे हुए देखो आपके पास, यहाँ 2 Cl बच गए, तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा,
एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, रिएक्शन पूरी हो जाएगी। नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नाम हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे चलता जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देखें अगली रिएक्शन CH3 CHO प्लस SOCl2। क्या करेंगे बताओ? सर SO2 निकालिए। SO2 बनाएंगे। SO2 तो सबसे पहला काम, SO2। अब बताओ किसके बॉन्ड खाली हुए? कार्बन। कार्बन के दोनों बॉन्ड खाली हो गए। अब क्या करेंगे कार्बन के साथ? Cl जोड़ देंगे दोनों। दोनों Cl जोड़ देंगे, जैम डाइहैलाइड बन गया। है तो ये अस्थाई, पर इसमें से कोई अणु नहीं निकल सकता, या निकल सकता है? देख लो एक बार। नो सर। नहीं निकल सकता। देखो अस्थाई किसके कारण है? अस्थाई इनके कारण है, तो इसमें से कोई अणु नहीं निकल सकता। ये नहीं हो कि आप जबरदस्ती यहाँ से HCl निकाल दो, इसका तो बेचारे का कोई, इसने तो कुछ किया ही नहीं। अब देखो आप भाई, अस्थाई किनके कारण हुआ? अस्थाई हुआ इसके कारण और इसके कारण। कहीं आप ये वाला HCl निकाल जाओ तो इस H का तो बेचारे का कोई दोष ही नहीं है, इसको बेवजह दंड नहीं देना, ठीक है ना। ये नहीं हो कि इसको प्रताड़ित कर दो, भाई गलती तो है इसकी और इसकी, इन्होंने अस्थाई किया, तो आप इन पर ही विचार करोगे क्या इनमें से कोई अणु निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, तो इनको पड़ा रहने दो। ये नहीं हो कि आप इधर उधर से किसी और से निकाल जाओ कुछ, तो वो गलती जिसकी है दंड उसको ही देना होता है। तो ये नहीं हो कि बेवजह बेचारा H रगड़ा जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है अपने को। आगे चले हम लोग, अगली इसी में ही देखें, CH3 CO CH3 प्लस SOCl2। क्या करोगे बताओ? SO2। तो सबसे पहले SO2 बना दिया, SO2। अब सर CH कार्बन के साथ जोड़ेंगे। कार्बन के दो बॉन्ड खाली हैं और दोनों के साथ एक एक Cl लग जाएगा, दोनों के साथ एक एक Cl लग जाएगा। फिर देखे एसिटिक अम्ल वाली भी देख लो, CH3 COOH प्लस SOCl2। तो ये वही बात आ गई, दो स्टूडेंट अगर काम करेंगे तो यहाँ से भी वो निकाल सकता है, यहाँ से भी वो निकाल सकता है, प्रोडक्ट सेम बनना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। वो चाहे जो मर्जी निकाल के देख लेना, आप सेम प्रोडक्ट बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है अस्थाई हो गया, कुछ निकल सकता है तो निकालना है। तो अब SO2 बार कर दिया। SO2 बार करते क्या हुआ? CH3 CO, C का बंद खाली हो गया और इधर H का बंद भी खाली हो गया, क्योंकि इससे O जुड़ा था, तो H का बंद भी खाली हो गया। कितने Cl पड़े हैं? 2। तो एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, तो ये रिएक्शन आपकी पूरी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन PCl3 से अभिक्रिया, PCl3 से अभिक्रिया। तो PCl3 से अभिक्रिया, ये बेसिक बातें हैं, ये आप लोग तैयार रखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे बहुत सी समीकरणें मैं आपको जनरली करवाऊंगा, और फिर हम लोग कल भी रिएक्शन कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर हम जब चैप्टर करेंगे ना शुरू, तो चैप्टर में बहुत कम रिएक्शन हमारे को पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल सिंपल सा काम चलेगा आपका। PCl3 से अभिक्रिया, तो PCl3 हम कभी भी लेते हैं तो वो POH की थराइस बन जाता है, POH की थराइस। हालांकि इसको POH की थराइस कहना गलत है, सही तो होता है कि हम लिखें H3PO3, H3PO3, सही तो ये होता है। POH की थराइस कहना गलत है, पर आप लोग लिख देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद जो होगा वो हमारे पास बनेगा। तो PCl3 जब भी लें तो POH की थराइस बनाना है। अब आप देखें, आपकी क्रैमिंग करने की आदत यहाँ ख़त्म हो जाएगी। जैसे CH3CH2OH प्लस PCl3,
अब आपको PCl3 देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या बनाना है PCl3 से। पीओएच की थ्राइज। H3PO3 या POH की थ्राइस, जो मर्जी लिख दें, आपका बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। POH की थ्राइस बनाना है। तो अब आप देखिए इसमें कितने OH हैं। POH की थ्राइस सर एक ओएच है, एक ओएच है। रिएक्टेंट में एक है। POH की थ्राइस में कितने OH है? POH की थ्राइस में 3 पीओएच की थ्राइज में 3 है सर। तीन तीन OH है, जबकि आपने यहाँ एक ही OH लिया था और आपको आगे 3 OH चाहिए, तो क्या करें हम बताओ? सर 3 अल्कोहल ले लेंगे। 3 अल्कोहल ले लेंगे। तो अल्कोहल के हमें 3 अणु लेने पड़ेंगे। अब आपकी बुक में यहाँ 3 अल्कोहल लिखे होते हैं, तो अब आपको वो रीजन पता होना चाहिए भाई 3 अल्कोहल क्यों लिए हैं। आपकी बुक में समीकरण लिखी होती है 3 CH3 CH2 OH प्लस PCl3। तो अपने को ये क्रैमिंग नहीं करनी, यहाँ 3 3 3 अपने मुंह ऊपर कर लेते हैं और फिर रट्टा मार लेते हैं 3 CH3 CH2 OH 3 CH3 CH2 OH। वो बिल्कुल गलत मेथड है आपका। आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों ये 3 अल्कोहल लिए गए हैं। तो POH की थ्राइस बाहर करो, देखो आप POH OH OH ये बाहर हो गया। तो अब देखो CH3 CH2 का बंद खाली, फिर CH3 CH2 का बंद खाली, फिर CH3 CH2 का बंद खाली। क्या होगा बताओ? सर Cl जुड़ जाएंगे। Cl 3 Cl आपके पास पड़े हैं, तो एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया। तो इसलिए आपकी बुक में ये रिएक्शन यूँ लिखी होती है 3 CH3 CH2 Cl प्लस POH की थ्राइस या H3PO3। तो ये 3 इसलिए लगा होता है क्योंकि यहाँ आपको ये 3 चाहिए, तो हमें 3 लेने पड़े हैं और ये 3 अपने आप बन जाएंगे यहाँ से सोचोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कहीं भी, थोड़ा सोच के चल रहे हैं तो। अब एसिटिक अम्ल प्लस PCl3, PCl3 ओपन करके लिख दे, थोड़ा बढ़िया क्लियर हो जाता है। PCl3, अब PCl3 देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या मतलब है PCl3 का। क्या बनेगा? पीओएच की थ्राइज। POH की थ्राइस। अब आप यहाँ देखें तो आपको 3 OH चाहिए, जबकि आपके पास हैं कितने? एक ही है। तो क्या करें, इसके 3 अणु ले लें, 3 एसिटिक अम्ल लेंगे। 3 एसिटिक अम्ल लेंगे। क्लियर? 3 अणु लेने पड़ेंगे उसके, तो तीनों OH चले गए आगे। अब 3 एसिटिल समूह बच गए CH3CO। कल बताया आपको ये एसिटिल समूह है CH3CO, ये एसिटिल समूह है। ये 3 बच गए। क्या होगा अब इनका 3 का? सर ये जुड़ जाएंगे ओएच के स्थान पर। क्या क्या Cl जुड़ जाएंगे। Cl जुड़ जाएंगे। Cl यहाँ 3 Cl पड़े हैं ना, तो Cl यहाँ एसिटिल समूह के साथ जुड़ते जाएंगे, तो ये बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि ये कल बताया आपको कि ये एसिटिल समूह होता है और Cl होता है क्लोराइड, तो इसलिए ये एसिटिल क्लोराइड कहलाता है। एसिटिल क्लोराइड, तो ये बन गया हमारे पास एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्लियर? तो नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम। अब PCl3 की 2 ही अभिक्रियाएं आएंगी, क्योंकि PCl3 से आपने POH की थ्राइस बनाना है। तो पहली चीज तो ये है कि अभिकारक में OH होना चाहिए, तो इस अभिकारक में OH है देखो, और अल्कोहल में भी OH है देखो, तो और किसी से PCl3 क्रिया नहीं करेगा। PCl3 इन 2 से ही क्रिया करेगा। अब आता है हमारे पास लाल P और HI, लाल फास्फोरस। एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ नोट लगा दें, आप एक नोट लगा दें, P प्लस Br2 बराबर PbR3 होता है, PbR3, और P प्लस I2 बराबर PI3 होता है, PI3। तो आपको पेपर में वैसे देगा, देखो CH3 CH2 OH प्लस P प्लस Br2 यूं दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि P प्लस Br2 का जो मतलब होता है वो PbR3 होता है। PCl3 तो
लेबोरेटरी में होता है हमारे पास, इसलिए PCl3 तो डायरेक्ट लिखेगा, लेकिन PbR3 लेबोरेटरी में नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में? P और Br2 को मिला के, तो वो P + Br2 देगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पेपर में P + Br2 बराबर PbR3, P + Br2 बराबर PbR3। अब आप क्लियर करेंगे इसको, CH3 CH2OH प्लस PbR3 इक्वल टू क्या बनेगा? POH की थ्राइज। क्योंकि जैसे PCl3 क्रिया करता है वैसे ही PbR3 क्रिया करेगा, लेकिन PbR3 जो होता है वो लेबोरेटरी में नहीं होता, वो बनाना पड़ता है लेबोरेटरी में P + Br2 से, इसलिए वो पेपर में P + Br2 लिख के देगा आपको, डायरेक्ट PbR3 नहीं देगा। तो ऐसे P + I2 लिख देगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि P + I2 बराबर PI3, फिर आप रिएक्शन करेंगे। तो POH की थ्राइस बन गया। अब आपको 3 OH चाहिए, जबकि यहाँ एक ही है, तो आपने 3 अणु ले लिए। तो जब आपने 3 अणु लिए तो तीनों OH तो आगे चले गए और तीनों का एक एक बंद खाली हो गया। OH तो निकल गया यहाँ से, एक एक बंद खाली हो गया। क्या जुड़ जाएगा यहाँ? Br एथिल ब्रोमाइड बन गया। तो इस प्रकार P + Br2 और P + I2 भी क्रिया करते हैं, लेकिन वो पेपर में लिखेगा P + Br2 और P + I2 ही, वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास लाल फास्फोरस प्लस HI से क्रिया, लाल P + HI से भी क्रिया। लाल P और HI के साथ अपचयन ही होता है, ये भी लाल P और HI के साथ अपचयन। लाल P व HI के साथ अपचयन। तो इसमें जो मेन बात आपने याद रखनी है, हमेशा एल्केन बनती है, फिक्स है ये। लाल P और HI कभी भी आ जाएगा, हमेशा एल्केन बनेगी। जितने कार्बन कंटिन्यू में, जैसे देखो एथेनॉल है CH3CH2OH, पेपर में कैसे लिखेंगे वो भी बता दूंगा, और नहीं तो इमरजेंसी में क्या काम कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। आपको दे दिया एथेनॉल का अपचयन करो लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ, या ऐसे लिख दिया एरो के निशान पर लाल P + HI। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इधर कार्बन गिन ले, कितने कार्बन है इसमें कंटिन्यू लगातार होने चाहिए, कितने? 2। तो इधर आप 2 कार्बन वाली एल्केन बना दें, बस CH3 एथेन बना दें, रिएक्शन पूरी है और आपको बिल्कुल 100% एक में से एक नंबर ही मिलेगा, इसका कहीं कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरी करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट करनी है, बुक वाली करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो CH3CH2OH, लाल फास्फोरस प्लस HI जब भी आता है तो इसका टारगेट होता है, क्या करता है ये? सारे ऋणात्मक समूह बाहर निकाल देता है, सारे ऋणात्मक समूह बाहर कर देता है ये। अब बताओ इसमें एथिल अल्कोहल में से कौन सा ऋणात्मक समूह बताओ? एथिल अल्कोहल में, इसमें अभिकारक में कौन सा ऋणात्मक समूह बताओ? नेगेटिव कौन सा है? OH-। OH-, बिल्कुल OH- है। O भी माइनस है। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि O- है, माइनस तो O पर ही होता है, पर आपने OH बोल दिया तो अपने OH ही निकाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा OH- है तो मैंने OH निकाल दिया, ये OH निकल गया, तो इस O का बंद खाली हो गया इधर, और इधर इस C का बंद भी खाली हो गया, तो CH3CH2 इसका बंद भी खाली हो गया। कितने बंद खाली हो गए? 2। और क्योंकि आप अपचयन कर रहे हैं, तो अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो जो 2 बंद खाली हुए हैं ना, आपने यहाँ भी H जोड़ देना है, यहाँ भी H जोड़ देना है।
तो अपचयन हो गया। कितने एच जोड़ दिए आपने? एक एच यहाँ जोड़ा, एक एच यहाँ जोड़ा, कितने एच जोड़ दिए? दो। दो। तो जितने एच आप जोड़ रहे हैं उतने ही एच आई आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि एच जो है वो एच आई से आएगा। तो आपको दो एच आई लेने पड़े, क्योंकि आपने दो एच जोड़े, आगे आपने दो एच जोड़े तो आपको दो एच आई लेने पड़े। अब बच क्या गए? दो आई बच गए, दो आई बच गए, तो वो I2 के रूप में आप आगे लिख देंगे, प्लस I2। तो इस प्रकार से रिएक्शन पूरी हो गई और ये बन गई एथेन, CH3CH3। माइक ऑफ कर दे अपना प्लीज, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दे। CH3CH3, तो ये एथेन बन गई। तो इस प्रकार से रिएक्शन पूरी हो जाती है। अगला एग्जांपल देखिए, इसी में हम CH3COOH और एरो के निशान पे दे दिया लाल P प्लस HI, लाल P प्लस HI, लाल फास्फोरस प्लस HI। तो पहली चीज तो सीधा देखिए कितने कार्बन लगातार जुड़े हुए हैं इसमें? दो। दो। तो पहले तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं ऐसे कि एथेन बनाए हैं, बस आपका काम पूरा है। अगर आप पूरी रिएक्शन करना चाहते हैं तो फिर वही बात, लाल पी और HI जो होगा वो ऋणात्मक समूह बाहर निकालेगा सारे। इसमें से कौन कौन से ऋणात्मक समूह है वो बताएं पहले तो। OH और O। OH और O, तो आप OH भी बाहर कर दें यहाँ से और यहाँ से O भी बाहर कर दें। तो OH जब आपने बाहर किया तो OH का एक बंद खाली हो गया, और जब आपने O बाहर किया तो O के दो बंद खाली हो गए, O के यहाँ दो बंद खाली हो गए। अब C के कितने बंद खाली हुए देखो, गिनो C के कितने बंद खाली हुए? तीन। तीन। एक तो यहाँ से और दो यहाँ से, तो तीन बंद C के खाली हो गए। अब जितने बंद खाली है, क्योंकि आपने अपचयन करना है तो आप उतने H जोड़ दोगे, एक H, दो H, तीन H, चार H, पाँच H, छः H। तो 6H जोड़ दिए तो आपको यहाँ 6HI लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 6H जोड़े। तो जब आपने 6HI ले लिए तो पीछे क्या बच गए? 6I बच गए। क्या बच गए? 6I बच गए। तो क्या लिखेंगे प्लस में? 6I बच गए तो 3I2। 3I2। ये रिएक्शन पूरी होगी, ये एथेन बन गई। देखो CH3CH3, तीन H जुड़े हुए यहाँ भी, CH3CH3 एथेन बन गई। तो इस प्रकार ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। अब ईथर की देखें, मान लो लाल पी और HI के साथ। अब सोचने की बातें बस, और कुछ भी नहीं है। बेस आपको सारा बता दिया मैंने चारों रिएक्शन का। जैसे मेरे को डाई एथिल ईथर दे दिया और एरो के निशान पे दे दिया लाल P प्लस HI। अब बताओ कितने कार्बन है कंटिन्यू में? चार। दो कंटिन्यू, चार नहीं, बीच में वो आ गया। देखो कार्बन की चेन टूट चुकी है, बीच में वो आ चुका है। कंटिन्यू कार्बन देखने, एक दो, दो कार्बन कंटिन्यू है। तो आप यहाँ एथेन बनाएंगे, ब्यूटेन नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ एथेन बनेगी, इधर से भी एथेन बन जाएगी, इधर से भी एथेन बन जाएगी, दो एथेन बनेंगे यहाँ। क्लियर? बनेंगे कैसे वो देख लो। CH3 कंटिन्यू कार्बन देखने, बस ये ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। कंटिन्यू जितने कार्बन है उतने कार्बन वाली एल्केन बनाएंगे आप। अब ऋणात्मक समूह बाहर निकालेंगे तो कौन सा ऋणात्मक समूह है इसमें? O। O। तो O को बाहर कर दें। तो जब आपने O को बाहर किया तो O के दो बंद खाली हो गए, इधर से इस C का बंद खाली हो गया और इस C का, और इधर से इस C का बंद खाली हो गया। तो यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। कितने H जुड़ गए? चार। तो आपको यहाँ चार HI लेने पड़ेंगे। तो जब आप चार HI लेंगे तो प्लस 2I2 और आ जाएगा।
तो इस प्रकार से रिएक्शन जो है, माइक ऑफ कर दे प्लीज, डाउट हो तभी ऑन किया करे, अदरवाइज ऑन ना करे, जब मैं कहूँ तब ऑन कर ले आप। तो प्लस में 2i2 आ गया, तो इस प्रकार ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली किसी भी रिएक्शन में। अब लास्ट पार्ट हमारा आता है अपचयन। अपचयन के लिए हम लोग NiPdPt का यूज करते हैं। LiLH4 या NaBH4 का यूज करते हैं। Na+C2H5OH का यूज करते हैं। अब देखें अपने अपचयन करने का तरीका क्या होगा। अपचयन करने का तरीका होता है, अगर अभिकारक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे सिंगल कर दे, उत्पाद बनाते समय उसे सिंगल कर दे। डबल या ट्रिपल है तो उसे सिंगल कर दे। और यदि अभिकारक में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो कोई ना कोई ऋणात्मक समूह जरूर होगा। सिंगल बॉन्ड अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अपचयन करते टाइम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर सकते हैं हम लोग, अगर सारे ही सिंगल होंगे ना तो कोई ना कोई ऋणात्मक समूह जरूर होगा। और ऋणात्मक समूह का बाहर निकलना भी अपचयन कहलाता है। तो आप ऋणात्मक समूह को बाहर निकाल दें। ऋणात्मक सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर बोबलेंक अपचयन और इसमें मेंडियस अभिक्रमक में क्या अंतर है सर? अभिकारक अलग अलग होते हैं बेटा। बुओ ब्लांक में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, मेंडियस में साइनाइड होता है। अभिकारक का फर्क है सिर्फ। ठीक सर। तो अभिकारक में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उत्पाद बनाते टाइम उसको सिंगल कर दें। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है ना, तो कोई ना कोई ऋणात्मक समूह जरूर होगा, उस ऋणात्मक समूह को बाहर निकाल दें। वो चैप्टर जैसे जैसे चलेंगे ना, सारी नेम रिएक्शन आपको बता दूंगा मैं, कहीं आपको समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन पहले बेस अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको चैप्टर आसान लगने लग जाएंगे। बिल्कुल है कुछ भी नहीं चैप्टर्स के अंदर, सिर्फ रिएक्शन करने का एक मेथड है आपके पास। अपचयन करने का तरीका, फंडा आपको पता होना चाहिए कि अपचयन करने का फंडा क्या है। डबल या ट्रिपल दिया तो उसको सिंगल करना है। जैसे देखो, अब देखना रिएक्शन अपने आप पूरी होगी। जैसे ये कीटोन आ गया मेरे पास CH3COCH3, एरो के निशान पे दे दिया Na+C2H5OH। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन Na+C2H5OH से किया जाता है तो इसको बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। ये बुओ ब्लांक अपचयन होता है। यहाँ एल्डिहाइड ले लेंगे तो भी बुओ ब्लांक हो गया। एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन। अब आप देखें, पहले तो अभिकारक देखें, आपको मैं यही कह रहा हूं, उसको ओपन करके लिखेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड है, दिख रहा है डबल बॉन्ड? यस सर। तो प्रोडक्ट बनाते टाइम उस डबल को सिंगल कर दें। बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि अगर अभिकारक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उत्पाद बनाते समय उसको सिंगल करना है। तो आप उत्पाद बनाते समय उसको सिंगल कर दें। CH3COCH3 आपने सिंगल कर दिया उसको। जब सिंगल किया तो किस किस का बंद खाली हो गया बताओ? कार्बन का एक बंद खाली और ऑक्सीजन का एक बंद कार्बन का और एक बंद ऑक्सीजन का, क्योंकि आपने वो यहां से तोड़ा बॉन्ड, यहां से ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच था, तो कॉमन सी बात है, एक बंद ऑक्सीजन का खाली हो गया, एक बंद कार्बन का खाली हो गया। तो जो बंद खाली हुए, क्योंकि आप अपचयन कर रहे हैं, तो जो बंद खाली हुए ना, तो आप अपचयन कर रहे हैं तो वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, HH जोड़ देंगे, क्योंकि अपचयन हाइड्रोजन का जोड़ना। तो अपचयन करते टाइम जहाँ भी आपको खाली बंद दिखे वहाँ अपने हाइड्रोजन जोड़ना है। तो ये बन गया एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। ये द्वितीयक एल्कोहल बन गया। अब इसको द्वितीयक एल्कोहल क्यों बोला है वो देख लें। OH एल्कोहलिक समूह है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन इसके इधर लगा है, एक कार्बन इसके इधर लगा है। अतः ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये एक द्वितीयक कार्बन है जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है।
क्योंकि अल्कोहलिक समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ऐसे अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। क्योंकि अल्कोहलिक समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ऐसे अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। अब मान लो यहां साइनाइड आ जाता, साइनाइड में सी और एन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और एरो के निशान पे आ जाता Na+C2H5OH। वैसे तो हमारी बुक्स में यहाँ Hg भी लिखा होता है, पर वो इतना मायना नहीं रखता। आपको पेपर में डायरेक्ट देगा साइनाइड का अपचयन Na+C2H5OH द्वारा किया जाता है। तो बाकी अपचयन ना भी लिखे तो भी आपको पता लग जाना चाहिए कि जब उसने एरो के निशान पे Na+C2H5OH लिख दिया है तो अंडरस्टूड है कि हमें अपचयन ही करना है, हमें अपचयन ही करना है उसका। और अपचयन करने के लिए क्या करेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया तो उसको सिंगल कर देंगे। तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड था उसको आप लोग सिंगल कर दें। तो जब आपने ट्रिपल को सिंगल किया तो सी के कितने बॉन्ड खाली हुए, 2 और एन के भी 2। तो जो बंद खाली हुए हैं वहां वहां आप लोग H जोड़ देंगे, क्योंकि आप अपचयन कर रहे हैं तो आपने वहां H जोड़ दिया। तो ये बन गया प्राथमिक एमीन, NH2 बन गया। ये NH2 प्राथमिक एमीन। और जब साइनाइड का अपचयन Na+C2H5OH द्वारा किया जाता है तो इस अभिक्रिया को मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। ये मेंडियस अभिक्रिया है। अब एक रिएक्शन आपको और बता रहा हूं लास्ट। मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन दे दिया। अपचयन वो लिखे ना लिखे, लेकिन एरो के निशान पर आपको LiAlH4 दे देगा, LiAlH4। अब आप देखो, क्या आपको एसिटिक अम्ल में डबल बॉन्ड दिख रहा है डबल बॉन्ड या नहीं है? हाँ जी सर। यस सर। बिल्कुल है। तो उसको आप सिंगल कर देंगे। आपने डबल को सिंगल कर दिया। तो जब आपने डबल को सिंगल किया तो किस किस का बॉन्ड खाली हुआ? O और कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का। तो जो बॉन्ड खाली हुए वहां आपने क्या करना है, H जोड़ देना है। एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां जुड़ गया, 2 H जोड़ दिए। तो 2 H जोड़ दिया आपने। अब बताओ ये जो बना ये स्थायी है या अस्थायी है, ये बताओ पहले तो। अस्थायी है सर। अस्थायी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसके साथ यहाँ भी OH जुड़ा है और यहाँ भी OH जुड़ा है, 2 ऋणात्मक समूह आगे सिंगल बॉन्ड के साथ। तो क्या करेंगे इसको स्थायी करने के लिए? H2 निकाल देंगे। HOH निकालेंगे सर। HOH निकाल देंगे। तो ये हमने HOH निकाल दिया। तो जब हमने HOH निकाला तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ऊपर H है इसके, सिंगल बॉन्ड H, ये वाला बंद खाली हो गया। सिंगल बॉन्ड O, ये वाला बंद भी खाली हो गया। क्या करेंगे अब? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, डबल H जोड़ेंगे H जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग अपचयन कर रहे हैं। सर तो अपचयन करते Yes, टाइम हम लोग H जोड़ेंगे, ठीक है। अपचयन करें तो H जोड़ेंगे। तो कितने H और जोड़ दिए आपने? 2 H और जोड़ दिए। तो 2 H पहले जोड़े थे, 2 H और जोड़ दिए, तो टोटल आपने 4 H जोड़ दिए। तो आपकी बुक वाली रिएक्शन देखो। अब आपकी बुक में क्या लिखा होता है? आपकी बुक में लिखा होता है CH3, पेपर में यही लिख के आनी है जो मैं अब लिख रहा हूँ ओवरऑल ही, CH3COOH। टोटल आपने 4 H जोड़ दिए, क्योंकि पेपर में आप यूं करे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, उसको नहीं पता लगेगा आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो क्रैमिंग बेस पे ही चलती हैं, रट्टे मार रखे हैं इसके और अपने उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन सही ये है कि तरीके से करें तो ये मेथड लगता है सही। लेकिन अब अपने को करनी ओवरऑल ही है। 2 H यहाँ जोड़े, 2 H यहाँ जोड़े थे 2 H, और 2 H यहाँ जोड़े, तो टोटल जोड़ दिए 4 H। और प्रोडक्ट क्या बना वो लिखो, CH3 CH2 OH। तो CH3 CH2 OH प्लस HOH।
और एरो के निशान पर LiAlH4। ये रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन आपने पेपर में लिख के आनी है, ये वाली जो बताइए आपको। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब एक ये भी देख लें जिसमें डबल बॉन्ड ना हो। अपचयन कर रहे हैं, मान लो ये दे दिया CH3CH2Cl और एरो के निशान पे दे दिया LiAlH4। अब आप देखो क्या रिएक्टर में डबल बॉन्ड है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। तो क्या करेंगे? ऋणात्मक Cl समूह निकालेंगे। Cl निकाल देंगे। ऋणात्मक बाहर समूह को निकाल बाहर देंगे। निकाल देंगे। ये लो, ऋणात्मक समूह को बाहर निकाल दिया। तो जितने बंद खाली हुए वहां आप H जोड़ देंगे। तो 2H आपने जोड़ दिए, तो यहाँ प्लस में 2H लिख दें, एथेन बन गई। ये लो, ये रिएक्शन हो गई। तो क्रैमिंग नहीं करनी है आपने कहीं भी। 5 तरह की रिएक्शन मैंने आज आपको बता दी और आप देखेंगे तो आपके हर चैप्टर में ये रिएक्शन आई हुई है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, उसी हिसाब से आप लोग चलेंगे जैसे आपको बताया जा रहा है। एक बार इनको रिपीट कर लेना है आपने, ठीक है। सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका, तो सुबह आप इसको रिपीट कर लें।